हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग यानी लागत लेखांकन के एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर आई हूं। इससे पहले भी मैंने इस पर वीडियो डाली हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैटिक्स है, कम्युनिकेशन है और भी बहुत से सब्जेक्ट पर आपको एमसीक्यूज वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। किसी और सब्जेक्ट पर अगर आपको एमसीक्यूज वीडियो चाहिए हो तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में 10 तक क्वेश्चन हो गए थे, 11 क्वेश्चन लेते हैं। लागत लेखांकन अवधारणाओं में डैश को छोड़कर निम्न के सभी शामिल हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट डैश प्लानिंग, कंट्रोलिंग, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रोडक्ट कॉस्टिंग। तो आपको बताना है जो लागत लेखांकन की अवधारणाएं होती हैं तो इसमें से कौन सी ऐसी अवधारणाएं जो उसमें शामिल नहीं है। योजना, नियंत्रण, लाभ साझा करना, उत्पाद लागत। तो योजना भी आ जाती है, नियंत्रण भी आ जाता है और उत्पाद लागत भी आ जाती है। कौन सी चीज़ नहीं आती है वो हो जाती है प्रॉफिट शेयरिंग यानी कि लाभ साझा करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी उद्योग की लागत इकाई है। कॉस्ट यूनिट ऑफ ए शुगर इंडस्ट्री कैन बी पर लीटर, पर टन, पर एकरे, पर मीटर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो चीनी उद्योग होता है उसकी लागत इकाई क्या होती है। आपने पढ़ा होगा अलग अलग चीज़ों की लागत इकाई अलग अलग निकाली जाती है। ऐसे कुछ लीटर में निकाला जाता है, कुछ टन में होता है, कुछ प्रति मीटर में होता है। तो जो चीनी उद्योग होता है उसकी कौन सी लागत इकाई होती है तो वो हो जाती है प्रति टन यानी कि पर टन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यय किए जाने के बाद लागत का पता लगाना डैश के रूप में जाना जाता है। द असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट आफ्टर दे हैव बीन इनकर्ड इज नोन एज डैश। मार्जिनल कॉस्टिंग, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, संक कॉस्ट, नोशनल कॉस्ट। तो आपको बताना है कि कभी कभी क्या होता है, कुछ लागतें ऐसी होती हैं जिनका अनुमान हम पहले ही लगा लेते हैं, उसके बाद हम जो है उस काम को करते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि आप पहले व्यय कर चुके हैं उसके बाद अंदाज़ा लगा रहे हैं या उसके बाद हम जो भी व्यय किया है हमने चीज़ों को उसको नोट डाउन कर रहे हैं, उसका लेखांकन कर रहे हैं। तो वो क्या कहलाता है, सीमांत लागत कहलाती है, ऐतिहासिक लागत, डूबत लागत या फिर काल्पनिक लागत। तो वो हो जाती है ऐतिहासिक लागत यानी कि हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक समय है। ओवर टाइम इज डैश एक्चुअल आवर्स बीइंग मोर देन नॉर्मल टाइम, एक्चुअल आवर्स बीइंग मोर देन स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड आवर बीइंग मोर देन एक्चुअल टाइम, एक्चुअल आवर बीइंग लेस देन स्टैंडर्ड टाइम। तो आपने पढ़ा होगा जो मजदूरी भुगतान पद्धति वाला चैप्टर था वेज पेमेंट सिस्टम, तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि ओवर टाइम करने पर क्या होता है कि अलग से पेमेंट मिलता है। तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि ओवर टाइम क्या होता है। तो वो हो जाता है वास्तविक घंटे सामान्य समय से अधिक होना, कि जो भी नॉर्मल टाइमिंग दे रखी है उससे ज़्यादा जब कोई काम कर रहा होता है तो वो हो जाता है ओवर टाइम। एक्चुअल आवर्स बीइंग मोर देन नॉर्मल टाइम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम उत्पादकता को डैश की तुलना करके नहीं मापा जा सकता है। लेबर प्रोडक्टिविटी कैन नॉट बी मेजर्ड बाय कंपेयरिंग डैश एक्चुअल टाइम विद स्टैंडर्ड टाइम, टोटल आउटपुट विद टोटल मैन आवर्स, एडेड वैल्यू फॉर द प्रोडक्ट विद टोटल वेज कॉस्ट, टोटल वेज एंड टोटल आउटपुट। तो आपको बताना है कि जो श्रम उत्पादकता होती है, लेबर प्रोडक्टिविटी है, उसे किसकी तुलना करके नहीं माप सकते हैं हम। तो वो हो जाएगा मानक समय के साथ वास्तविक समय, कुल श्रम घंटे के साथ कुल उत्पादन, कुल मजदूरी लागत के साथ उत्पादन के लिए जोड़ा गया मूल्य या फिर कुल वेतन और कुल उत्पादन। तो हम श्रम उत्पादकता को कुल वेतन और कुल उत्पादन जो होता है उसकी तुलना करके आपस में नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि जो लेबर है उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोवन योजना के तहत बोनस कहलाता है। बोनस अंडर रोवन स्कीम इज कॉल्ड एज ए प्रोपोर्शन ऑफ स्टैंडर्ड टाइम टू एक्चुअल टाइम, एज ए प्रोपोर्शन ऑफ एक्चुअल टाइम टू स्टैंडर्ड टाइम, एज ए प्रोपोर्शन ऑफ टाइम सेव्ड टू स्टैंडर्ड टाइम, एज ए प्रोपोर्शन ऑफ स्टैंडर्ड टाइम टू टाइम सेव्ड। तो यहाँ पर आपने कई तरह की पढ़ी होंगी कि जो प्रेरणात्मक मजदूरी दी जाती है उसकी जो कई मेथड्स होते हैं, रोवन का है, टेलर का है। तो उसी में जो रोवन का है उसमें जो बोनस निकाला जाता है, अब जो बोनस कहलाता है वो कैसे निकलता है, मानक समय और वास्तविक समय के अनुपात के रूप में, वास्तविक समय और मानक समय के अनुपात के रूप में, मानक समय और बचाए गए समय के अनुपात के रूप में, या फिर मानक समय और समय की बचत के अनुपात के रूप में। तो यहाँ पर जो मानक समय स्टैंडर्ड टाइम होता है और जो टाइम सेव किया जाता है उसके बीच का जो प्रोपोर्शन निकाला जाता है, रेशियो निकाला जाता है, उसके रूप में हम बोनस देते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम लागत डैश का दूसरा तत्व है। लेबर कॉस्ट इज द सेकंड एलिमेंट ऑफ डैश कॉस्ट, प्रॉफिट, सेल्स, टास्क। तो आपको बताना है जो श्रम लागत होती है किसका एक दूसरा तत्व होता है। तो वो हो जाती है लागत का यानी कि कॉस्ट का दूसरा तत्व होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो पहला तत्व हो जाता है, फर्स्ट एलिमेंट होता है, वो हो जाता है मटेरियल यानी कि सामग्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हानि जो उत्पाद की निर्माणी गतिविधियों में होती है कहलाती है। द लॉस विच अराइज इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ऑन अकाउंट ऑफ इनहेरेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज डैश। नॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस, नेट लॉस, ग्रॉस लॉस। आपने जो प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम वाला चैप्टर है उसमें पढ़ा होगा, एक होता है नॉर्मल लॉस, एक हो जाता है अबनॉर्मल लॉस। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जब हम किसी वस्तु को बना रहे हैं तो उसके निर्माण में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में जो कुछ भी थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है वो किस तरह का होता है, तो वो हो जाता है नॉर्मल लॉस, यानी कि सामान्य हानि होना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सीमेंट वगैरह है, उतारी जा रही होती है तो हवा के माध्यम से थोड़ी बहुत क्या होता है, इधर उधर उड़ के चली जाती है, तो वो भी वेस्टेज हो जाता है एक तरह का, तो वो क्या कहलाती है, नॉर्मल लॉस होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामग्री की कमी के कारण उत्पादन रुकने से बचने के लिए, इन ऑर्डर टू अवॉइड द स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मटेरियल डैश, मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज मेंटेन्ड, मिनिमम स्टॉक लेवल इज मेंटेन्ड, रीऑर्डर लेवल इज मेंटेन्ड, एवरेज स्टॉक लेवल इज मेंटेन्ड। तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा जहाँ पर हम सामग्री की लागतों को निकालते हैं, तो वहाँ पर आपने कई चीज़ें निकालना सीखा होगा। EOQ निकालते हैं, ऑर्डर पॉइंट निकालते हैं, मिनिमम लेवल निकालते हैं, रीऑर्डर लेवल निकालते हैं। तो उसी में आपसे आपका क्वेश्चन है कि जब सामग्री की कमी ना हो तो वहाँ पर हम किस चीज़ का ध्यान रखते हैं। अधिकतम स्टॉक स्तर बनाए रखते हैं, न्यूनतम स्टॉक स्तर बनाए रखा जाता है, पुनः आदेश स्तर बनाए रखा जाता है, या फिर औसत स्टॉक स्तर बनाए रखा जाता है। तो वहाँ पर हमें जो मिनिमम स्टॉक लेवल है उसको मेंटेन करके रखना होता है कि अगर किसी भी तरह से जो हमारे पास मटेरियल है उसकी कमी हुई जा रही है या मार्केट से हम नहीं उसे परचेस कर पा रहे हैं, तो हमारा क्या जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो रुके ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दोषपूर्ण सामग्री जिसका कुछ मूल्य होता है, डिस्कार्डेड मटेरियल सब्सटेंस हैविंग सम वैल्यू इज वेस्ट, स्क्रैप, डिफेक्टिव, स्पॉइलेज। तो आपको बताना है, आपने जो लगाया होगा चैप्टर प्रोसेस वगैरह का, तो आपने वहाँ पे चीज़ देखी होगी कि कुछ दोषपूर्ण जो सामग्री होती है जिसको हम बेच देते हैं तो उसका कुछ वैल्यू भी होती है जो हमें मिलती है, तो वो क्या कहलाती है, वो हो जाती है स्क्रैप। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।